हेलो। हमारे सभी पेंशनर साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने पिछले 25 तारीख को एक वीडियो जारी करने का काम किया था और उसमें ये बताया गया था कि हम लोग हर एक महीने में एक एक वीडियो निकालेंगे और तमाम जो हमारी जो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके सामने ले आएंगे और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमारे कुछ लोगों ने हमको बताने का काम किया कि आप इतना लंबा पीरियड मत रखिए, हो सके तो एक हफ्ता या फिर 10 दिन के अंदर वीडियो निकालिएगा, ये तो ठीक रहेगा। तो हमने ऐसे इस सुझाव को मान रखते हुए अभी फैसला किया है कि हम हर एक हफ्ते के अंदर या एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर हम एक वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। और एक 7-8 वीडियो पूरा होते होते हमारा उम्मीद है कि तमाम हमारी जो मेडिकल से जुड़े हुए कुछ खास मुद्दे हैं हम आपके सामने ले आने में कामयाब होंगे और आपके सामने बैठकर चर्चा करने के लिए हम कामयाब होंगे। तो आज मैं थोड़ा कुछ जनरल मुद्दा है हमारे जो मेडिकल सिस्टम को लेकर, मैं उस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। तो एक तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, केंद्रीय कर्मचारी है, अलग अलग केंद्र सरकार के नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी एक अलग अलग मेडिकल व्यवस्था बना कर रखा हुआ है। उसमें ख़ास तौर से 3 विभाग है। एक तो हमारी जो ECHS बोला जाता है, यानी एक्स सर्विसमैन हेल्थ सिस्टम, जो डिफेंस से जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होता है उनके लिए ECHS सिस्टम का प्रावधान है। दूसरा है CGHS सिस्टम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें तमाम जो केंद्रीय कर्मचारी है, वो चाहे आपका इनकम टैक्स हो, ऑडिट हो, कस्टम्स हो, डॉक हो, एयरपोर्ट हो, सेक्रेटरीट स्टाफ हो, इवन हमारी जो रेलवे बोर्ड की जो स्टाफ है उनको भी इस स्कीम में उन्होंने अनुमति दी है। और तमाम जो MLA MPs है, तमाम मंत्री हैं, मिनिस्टर लोग, सभी लोग इस CGHS स्कीम के अंदर आता है। और हम लोग जो रेलवे कर्मचारी है आमतौर से RELHS स्कीम के अंदर हम लोग आता है। और हमें जो भी फ़ायदा हमको जो मिल रहा है वो RELHS के अंतर्गत जो भी है उसके लिए हम हकदार हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम ये जो 3 व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्था के अंदर एक ही जैसा कानून चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, ये होता भी नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग कार्ड के अंदर अलग अलग व्यवस्था है। जो हमको जो मिल रहा है तो शायद CGHS को नहीं मिलता होगा, जो उनको जो मिलता है हमको नहीं मिलता होगा। इस तरीके का आज स्थिति ये तीनों व्यवस्था का है। अब उसमें एक मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा जो वार्ड सिस्टम में, जो मान लो वार्ड सिस्टम का कहने का मतलब, अगर हमको जो उम्मीद कार्ड दिया गया है उस उम्मीद कार्ड के पीछे लिखा गया कि भाई अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाता है तो आपको कौन सी वार्ड का प्रावधान है, आपको कौन सी वार्ड के लिए हकदार है, इसका लिखा है। वो हमारी जो सर्विस में था तो हमारे जो पे वगैरह जो हमको मिलता था उसके आधार पर उन्होंने वो बनाया। तो ये जो प्राइवेट वार्ड के लिए, अगर ये प्राइवेट वार्ड के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर मान लो अगर प्राइवेट वार्ड के लिए रेलवे कर्मचारी को उन्होंने दिया है, RELHS कार्ड के आधार पर हमको दिया है 63,100 रुपया, यानी 63,100 रुपीज़ तक, उसके ऊपर जो भी है उनको प्राइवेट वार्ड मिलेगा। कितना? 63,100 रुपीज़ के ऊपर वालों को प्राइवेट वार्ड मिलेगा। लेकिन अगर यही स्कीम अगर CGHS के अंदर आप देखिए तो वहाँ उन्होंने रखा है कि 50,500 के ऊपर, यानी 50,500 के ऊपर जो भी लोग हैं उनको प्राइवेट वार्ड मिलेगा। हालांकि ये मुद्दा हमारी जो ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने
रेलवे बोर्ड का सामने लाने का काम किया। आजकल हमको बताया गया कि ये जितने भी जो मनी मैटर है, जहाँ भी हमारी पैसा इन्वॉल्व है, तो ये तमाम फाइल जो है वो फिनांस मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, और जब तक फिनांस मिनिस्ट्री की जो अप्रूवल नहीं होता है तो उसका रेलवे बोर्ड कोई आदेश तब तक नहीं दे सकता है। तो इस बात को हम लोग ज़रूर परस्यू करेंगे, और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा कि ये इस तरीके का ये जो डिफरेंसेस जो है इस मामले में इसको ना रहे, इसका हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद एक दूसरा मुद्दा आता है कि भाई ये RELHS कार्ड के लिए कौन हकदार है, एक दूसरा एक जनरल मुद्दा है। वैसा तो आपको तो मालूम है 31/5/2012 के बाद 31/5/2012 के बाद जो भी सर्विस से रिटायर होता है वो सभी को RELHS स्कीम में कंपलसरी उसको ज्वाइन होना है। पहले का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नहीं रहा है, आपको कंपलसरी 31/5 के बाद 2012 के बाद जो भी रिटायर होता है उनको उसमें शामिल होना ही होना है। अब रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर्स निकाली कि 31/5/2012 तक के जो लोग हैं, जो पहले लोग हैं, तो या रिटायर हुआ या फिर उसका डेथ हुआ तो उनका जो वाइफ है, उनका जो स्पाउस है, उनके लिए, ये सभी के लिए स्कीम खुला है। तो 31/5/2012 तक के जो भी लोग अगर इस स्कीम में अभी तक नहीं आया, उनके लिए तमाम रास्ता खुला है, तमाम दरवाज़ा खुला है। शर्त यही है कि कंडीशन यही है कि आपको 2 महीने का जो बेसिक पेंशन जमा करना पड़ेगा, उसका एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है और वो फॉर्मेट भर के देना पड़ेगा, तो आपको RELHS में जाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में एक 6 महीने तक एक लॉक इन पीरियड बोला जाता है। मतलब अगर इस पीरियड के अंदर मान लो आपको कहीं इमरजेंसी आ गई, कोई एम्पैनल हॉस्पिटल में जाना या कुछ क्लेम करना, ये सब के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, रुकावट उन्होंने पैदा की है। लेकिन हम लोग उस इस स्कीम में तमाम लोग उसमें ज्वाइन हो सकता है। अब उसमें एलिजिबल कौन है, ये हम लोग ये देखते हैं। एक तो जिसका जो 20 साल सर्विस हुआ, 20 साल जो कंटिन्यूस सर्विस हुआ, वो तमाम लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और दूसरा जो पुराने जो SRPF में जो रिटायर हुए लोग हैं, या फिर SRPF में जो शामिल हुआ लोग, उसकी डेथ हो गई या ऑन ड्यूटी में उनकी डेथ हो गई, तो इस तमाम केसेस में उनकी औरत लोगों को, उनकी वाइफ को, स्पाउस को, उनको भी RELHS स्कीम ओपन है। और उनके लिए भी शर्त यही है कि 2 महीने का जो मिनिमम पेंशन है आप उनको जमा करना पड़ेगा। हालांकि SRPF में जो लोग हैं, जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, वो ज़्यादा लोग अभी ज़िंदा नहीं रहेगा ऐसा मुझे लगता है। एक आधा कहीं होगा तो होगा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी लोगों की जो स्पाउस है, जो विधवा लोग हैं, उनको भी हम इस स्कीम के अंदर ला सकता है। उसके लिए तमाम लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रखा। और इसमें नॉट एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कौन नहीं है, किसको नहीं मिलेगा? इसमें जो आदमी रेलवे से रिज़ाइन किया उनको नहीं मिलेगा, जिनको डिसमिस किया गया उनको नहीं मिलेगा। और अभी एक नई रेलवे बोर्ड की ऑर्डर के आदेश के अनुसार जो हमारी जो लड़की लोग जो मतलब जिसका शादी नहीं हुआ, या फिर शादी होकर जो विडो हो गई, या फिर जिसका डाइवोर्स हुआ डॉटर है, इन तमाम लोगों को भी तीनों कंडीशन में भी लोगों को पेंशन तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनको RELHS स्कीम में उन्होंने मना कर दिया है और इस स्कीम से उनको वंचित रखा है। ये कुछ साल तक इनको मिल रहा था इस चीज़ को, लेकिन अब जो है एक नई आदेश उसने निकाल दी और बोला कि आपके जितने भी जो डिपेंडेंट पेंशनर्स है, जैसे आपकी विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर, डाइवर्स डॉटर, ये तीनों को इसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ एक याद रखने की बात है, ये इन्होंने जब बॉर्डर की ऑर्डर्स जब पढ़ा हम लोगों ने, उसमें हैंडीकैप बच्चे लोगों का प्रावधान, उनका बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने नाम लेकर लिखा है कि अनमैरिड डॉटर, डाइवर्स डॉटर या विडो डॉटर। यानी इसका मतलब मैं ये ऐसे निकलता हूँ कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जिनको जो पेंशन मिलता है, उनको RELHS स्कीम में
उनको 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 RELHS स्कीम लागू होता है। वो कंडीशन जैसे मैंने कहा कि 2 महीने का बेसिक पेंशन वगैरह जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ये हैंडीकैप बच्चे लोग जिनको रेलवे पेंशन मिलता है वो इस स्कीम में एंट्री कर सकता है, लागू हो सकता है, वो भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब जब हम लोग इसका जो ये जो इन्होंने जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो लिबरलाइजेशन हो गया, मतलब एक खुलापन लाया जिसके ज़रिए उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनल कर दिया, उसका 2 मुख्य फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका जो मुख्य फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी आ गई है ना, इमरजेंसी आ गया तो आपको बिना कोई पैसा डिपॉजिट करते हुए आपको पूरी इलाज ये एम्पैनल हॉस्पिटल से आपको मिलेगा। आपको कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है, अगर मान लो कोई आपको OPD में आपको दिखाना है, मान लीजिए आपका रेलवे हॉस्पिटल काफ़ी लंबा है, आपकी गांव में अगर कोई हॉस्पिटल उसने एम्पैनल किया होगा, तो आपको अगर OPD इलाज लेना है तो आप उस एम्पैनल में जाकर OPD ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये रखा है कि आपको जो CGHS रेट के हिसाब से आपको उनको पेमेंट देना पड़ेगा। CGHS रेट का मतलब आमतौर से ऐसा समझिए, जो हॉस्पिटल रेट जो रहता है उनका करीब करीब आधा पेमेंट हमको उनको देना पड़ेगा। ये RELHS में जो लोग हैं, जो शामिल किया हुआ लोग हैं, अगर उनकी गांव में अगर इस तरीके का प्राइवेट हॉस्पिटल है, एम्पैनल हॉस्पिटल है, ये सुविधा उनको मिलेगा। अगर ये एम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है तो आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ जो पहला आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। जितना आपका इमरजेंसी ज़्यादा है उतना ज़्यादा पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये सुविधा जो लिबरलाइज हेल्थ स्कीम के अंदर जो सरकार ने लाया, अगर इसका फ़ायदा उठाना तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हर एक पेंशनर्स का हाथ में एक उम्मीद कार्ड होना चाहिए, एक उम्मीद कार्ड होना चाहिए। अब ये उम्मीद कार्ड का फ़ायदा क्या है? उम्मीद कार्ड का बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग ये समझता है कि भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले हमारे पास दूसरा कार्ड था, अभी एक दूसरा कार्ड आ गया, इसमें फ़र्क क्या है? ये आप लोगों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। उम्मीद कार्ड में काफ़ी फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि आप आसानी से इसको कहीं भी ले जा सकता है। एक ATM कार्ड जैसा है, जेब में डालो, कहीं भी आप उसको ले जाओ। ये सबसे बड़ी फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके घर में जितने भी आपका बेनिफिशरीज है, जितने भी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हकदार है, सबके लिए एक एक उम्मीद कार्ड देने का प्रावधान है। सब अपना अपना मेडिकल कार्ड लेकर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकता है, दवाखाना आप जा सकता है। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि आजकल रेलवे में एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। कुछ रेलवे में लागू हुआ है, लेकिन बहुत सारा रेलवे में अभी लागू होना बाकी है। इसको कहते हैं हम लोग HMIS, यानी हेल्थ मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सिस्टम एक बार पूरी रेलवे में लागू होने के बाद, अगर आपकी जो उम्मीद कार्ड लेकर इंडिया में कहीं भी कोई भी रेलवे हॉस्पिटल में जाइएगा या फिर कोई भी एम्पैनल हॉस्पिटल में आप जाइएगा, आप जैसा एक कार्ड दिखाओगे उस हॉस्पिटल में, आपकी पूरी जो मेडिकल जो हिस्ट्री है वो कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता है। मतलब उसमें आपको पहले क्या बीमारी था, आपने क्या गोली खाया था और क्या आपको ट्रीटमेंट दिया था, कब हुआ था, ये सारी जानकारी उसी के अंदर आता है। तो ये जानकारी मिलने का फ़ायदा क्या है? ये जानकारी मिलने से जो भी डॉक्टर आपका इलाज करता है उनको आपका इलाज करने में बड़ा आसानी होंगे। ये पूरा समझ गया, आपका कुंडली पूरा जो आपका जो बायोग्राफी आपने वो समझ गया, आपको जो हिस्ट्री पूरा समझ गया। तो ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है। आखिरी एक फ़ायदा ये है
पुराने ज़माने में जो RELHS कार्ड हुआ करता था, उसमें मान लो किसी का नाम अगर आपको जोड़ना है या किसी का नाम कम करना है तो आपको क्या करना पड़ता था? हम लोग क्या करते थे, अर्जी लिखता था, डिविजनल ऑफिस में जाता था और जहाँ से हमको कार्ड इश्यू किया था वहाँ जाता था हम लोग, और फिर उनको बोलकर अपील देता था, और वो हमारा नाम सब कार्ड कोड कर स्टैम्प लगा कर साइन करते करते काफ़ी समय निकलता था। कोई कोई जगह पर दिन भी निकल जाता था। लेकिन अब ये नई सिस्टम में उम्मीद कार्ड में आपको घर बैठे बैठे आपको ये उम्मीद कार्ड में जो भी एडिटिंग आपको करना है, जो भी आपको बदलाव करना है, जिसको भी अगर जोड़ना है, जिसको भी अगर निकालना है, तो आप घर बैठे बैठे निकाल सकता है। सिर्फ आपको एक पेंशन स्लिप अपलोड करना पड़ेगा। ये उसका एक सबसे बड़े और फ़ायदा है। तो ये उम्मीद कार्ड का बहुत सारे फ़ायदा है। हम हमारे रेलवे में हम रेलवे प्रशासन को जाकर रिक्वेस्ट करता था, भाई आप फलाना जगह पर कैंप लगवा दीजिए, और फिर वो लगवाता था, और फिर उस कैंप का पूरा प्रचार हम लोग करता था। अब जगह जगह पर जाकर लोगों को समझाता था, भाई ये कार्ड आप ले लो, इसका ये सब फ़ायदा है, आप इसको लेना ज़रूरी है। तो इसका हम लोग प्रचार करने का फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी उम्मीद कार्ड के कैंप जो रेलवे ने लगाया उसमें तमाम तादाद में, अच्छी तादाद में लोग आए, और बहुत सारे लोगों ने अपने उम्मीद कार्ड हासिल की, बनाया। तो ये मैं समझता हूँ हमारी जो ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन की जो लोग हैं, वो लोग इसको एक मिशन समझना चाहिए, अपने टारगेट, हमारा एक सबसे बड़ा एक पहलू समझना चाहिए हमारा काम करने का, और लोगों को मोटिवेट करके समझा बुझाकर उनको कैंप में लेके आने का काम हम लोग करना चाहिए, और सभी पेंशनर्स को हम लोग उम्मीद कार्ड दिलाने का काम हम लोग करना चाहिए। और हमारा जो अनुभव में हमको ये जो एम्पैनल हॉस्पिटल का कुछ कमज़ोरी भी हमारे सामने आ गई। सबसे बड़ा कमज़ोरी हमें ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा रेलवे की हेडक्वार्टर्स है, रेलवे की हेडक्वार्टर या फिर डिवीज़न की हेडक्वार्टर, ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनल किया है, और फिर आप थोड़े से अंदर जाइए, अपने गांव की तरफ जाइए, तो आपको एम्पैनल हॉस्पिटल का संख्या बहुत धीरे धीरे कम होते हुए आपको मिलेगा। हालांकि हमारे लोग काफ़ी तादाद में रहता है, काफ़ी तादाद में रहने के बाद भी वहाँ एम्पैनल हॉस्पिटल का कोई प्रावधान नहीं है। एम्पैनल हॉस्पिटल का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो RELHS स्कीम के अंतर्गत जो इमरजेंसी में, जो OPD में हमको जो सहूलियत मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, हमारा जो उपचार होना चाहिए, उससे हम लोगों को वंचित किया जाता है। काफ़ी तादाद में लोगों को वंचित किया जाता है। इसके लिए हमारा ये सोच है कि इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हम कहाँ जो है आप एम्पैनल करना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनल करना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए, एक एम्पैनल होना चाहिए, एक क्राइटेरिया एलिजिबल होना चाहिए। इस तरीके का कोई क्राइटेरिया या रैशनल अगर हो जाता है तो उसमें तमाम जो लोग जो है, उसमें काफ़ी तादाद में लोग जो है इस RELHS स्कीम की एम्बिट के अंदर हम लोग अंदर आ जाएगा, तो हमको ये तमाम सुविधा हम लोगों को मिलेगा। तो ये एक कमज़ोरी हम लोगों ने देखा हुआ है। दूसरा, आजकल एक समस्या आ गई कि आपको तो मालूम है, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल करता है उनको एक परफॉर्मेंस गारंटी चेक 2 लाख रुपए का एक परफॉर्मेंस गारंटी चेक देना पड़ता था रेलवे को। अब अचानक इस 2 लाख को इन्होंने 10 लाख कर दिया। अब उसका क्या ज़रूरी है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पैसा तो आखिरकार रेलवे को तो देने जाता है। ये तो गारंटी चेक है, ये चेक है, मतलब एक श्योरिटी चेक जैसा है। ये तो रेलवे को तो पेमेंट करना है प्राइवेट हॉस्पिटल को बाद में। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो छोटे मोटे जो हॉस्पिटल, अभी जैसा बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है उनके लिए 10, 15, 20 लाख का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे मोटे जो हॉस्पिटल है वो लोगों ने बोल दिया, भाई हमसे इतना बड़ा अमाउंट देने को जमेगा नहीं, तो वो विड्रॉ हो गया। अब वो विड्रॉ होने के बाद तमाम लोग जो वहाँ रहता था वो लोग वंचित हो गए हमारी सारी सुविधा से। जैसे हमारे सेंट्रल रेलवे में हमारा लोनावला है एक जगह, जहाँ 1-2 हॉस्पिटल एम्पैनल किया करता था,
अब दोनों जो है बोल दिया भाई हम 10 लाख दे नहीं पाएगा, वो दोनों निकल गए। अब वहाँ के लोग जो है स्वाभाविक तौर से ये सारी सुविधा से वंचित रहेगा। और मुझे विश्वास है इस तरीके का बहुत सारे रेलवे में इस तरीके का स्थिति होगा, माहौल होगा। सदर्न रेलवे में इस तरीके का माहौल है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, त्रिवेंद्रम डिवीज़न, पालघाट डिवीज़न, बहुत सारा ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ जहाँ इस तरीके का कोई सुविधा नहीं है। हमारे सेंट्रल रेलवे में ऐसा सिचुएशन है, ऐसा भुसावल जैसा डिवीज़न में ये सिचुएशन ठीक नहीं, इस तरीके का माहौल है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कोई हॉस्पिटल को उन्होंने एम्पैनल किया। तो इसके एक क्राइटेरिया एक रैशनल होना चाहिए, ये भी हम लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता था। अब अगले हफ्ते में फिर से एक वीडियो लेके आएंगे और आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय रखें, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमें काफ़ी मदद साबित होगा, क्योंकि उस हिसाब से हम आपको जो भी जानकारी अगर कहीं रह गया तो कम हो गई तो हम उसके ऊपर फिर विचार करके आपको हम बता सकता है। और आखिर में आप तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ में उसका जो बेल आइकॉन आता बगल में उसको भी आप प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम एक वीडियो रिलीज़ करता है तो ये आपका ये जानकारी आपको मिल जाएगा और आपको वीडियो देखने में आसान होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।